आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है, वो टॉपिक है उस वीडियो में बायोरिएक्टर्स एंड फर्मेंटर्स है। बायोरिएक्टर या जैव किण्वन या फर्मेंटर्स यहाँ पर उन इक्विपमेंट्स को कहा जाता है जिनके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस करवाई जाती है। तो यहाँ देखें तो फर्मेंटेशंस के लिए उन इक्विपमेंट्स के अंदर किन किन क्वालिटीज़ का होना इम्पॉर्टेंट होता है या फर्मेंटेशन हम किसे कहते हैं। यहाँ पर हम देखें तो किण्वन के लिए कौन सी कंडीशन होती है। सबसे पहले है एनएरोबिक कंडीशन होती है, यानी अवायवीय माध्यम होना चाहिए वहाँ पर। फिर यहाँ पर जैसे किसी भी पदार्थ को, जैसे एसीटोन है, अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, उनको हम उनका प्रोडक्शन करवा सकते हैं बाइकार्बोनिक एसिड के द्वारा। और यहाँ पर हम उन्हीं को हम यहाँ पर जिन इक्विपमेंट्स के अंदर ये चीज़ कंडीशन कराई जाती है उन्हें हम फर्मेंटर या बायोरिएक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम बायोरिएक्टर्स की जो ज़्यादा देखने को मिलती है वो है कि लंबे समय तक अगर हम इन फर्मेंटर्स का यूज़ करते हैं या बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं तो उनके कंटेमिनेशन या संदूषित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे हम कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो फर्मेंटर्स के लिए विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर सबसे है कि जो फर्मेंटर्स हम बना रहे हैं वो लंबे समय तक यूज़फुल होने चाहिए, प्लस वो एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर, उसके अंदर एसेप्टिक कंडीशन होती हैं। वो किसी भी तरह फर्मेंटेशन की जाने वाली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अप्रभावित नहीं करना चाहिए। जैसे उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह डेवलप नहीं होने चाहिए, तो उसको हम यहाँ पर प्रतिरोधी परिस्थितियाँ कहते हैं वो, या उसको एसेप्टिक कंडीशंस कहते हैं, या इसको स्टेरिलाइज किया जाता है। अब यहाँ हम देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्मेंटेशन के निर्माण के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें आवश्यक होती है। सबसे पहले हम अगर किसी फर्मेंटेशन का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर हीट को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। अगर जैसे एज एग्ज़ाम्पल आप जैसे कूलर है, एसी है, बहुत बड़े लेवल पर, अगर बहुत बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर अगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जा रही है कहीं पे इंडस्ट्री में, तो उसके अंदर हीट बहुत बड़ी बन जाती है। हीट होने से उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हीट कंट्रोल के लिए जो जल पात्र होता है उसके द्वारा जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फर्मेंटर के चारों तरफ पानी का एक पाइप के द्वारा सप्लाई की जाती है, जिससे कि वो कूलिंग उनके अंदर होती रहती है। दूसरी जो बात उसकी आती है उसके अंदर आती है एयरेशन, यानी वातन। तो किसी भी फर्मेंटर को लंबे समय तक अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उसको उसके हीट होने के कारण उसको जो है हवा उपलब्ध नहीं हो पाती। तो वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर डेवलप हो जाते हैं, और जो कल्चर मीडियम में यहाँ पर इनको किसी भी फर्मेंटर के अंदर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर विडोलक या इम्पेलर की मदद से हम यहाँ पर इस फर्मेंटर के अंदर इसको घुमाते हैं, जिसके कि द्वारा जो मिक्सचर है वो पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्मल मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। ये इसकी प्रोसेस होती है कि किस तरह से हम उसके अंदर एयरेशन करा सकते हैं, वातन करा सकते हैं। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो अति सूक्ष्म उसकी मात्रा होती है, और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो है उसकी पूरी मात्रा को फैलाने के लिए हम उसका उपयोग इम्पेलर का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट जो आता है वो हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत कम ऊर्जा का व्यय होना चाहिए। तो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस की क्वालिटी इसके अंदर होनी चाहिए। जो भी अगर हम किसी भी फर्मेंटर का उपयोग करते हैं, बहुत अधिक हाई अगर वो एनर्जी का उपयोग करके फर्मेंटेशन की प्रक्रिया तो कॉस्टली हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो हाई प्रोडक्शन रेट जो होती है वो उसकी हाई होनी चाहिए। वो अति कम मात्रा में अगर हम सूक्ष्म पदार्थों का उपयोग लेंगे और उसका प्रोडक्शन कराते हैं तो वहाँ
पर उसकी प्रोडक्शन रेट हाई होनी चाहिए। फिर पीएच का मान यहाँ पर उसको इफ़ेक्ट करता है, तो पीएच यहाँ पर बैलेंस रखा जाता है। जबकि किसी भी फर्मेंटर का उपयोग किया जाएगा तो उसके अंदर भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसका पीएच बैलेंस होने रखना कंपलसरी होता है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो नमूना जांच सुविधा के अंदर फर्मेंटर के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स का निर्माण हो रहा है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो रही है, उसके अंदर प्रोसेस के अंदर हमें ये देखना होता है कि जो विलायक और विलय जो भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जैसे अगर हम ब्रेड का निर्माण कर रहे हैं तो यीस्ट या और जो होता है आटा, उस दोनों की जो है उनकी मात्रा बराबर से फर्मेंटेड हो रही है नहीं है, तो इसकी हमें बार बार जांच करनी पड़ती है। तो यहाँ पर उसके सैंपल की जांच की सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर। तो एक से अधिक प्रोडक्ट बनाने की क्षमता एक फर्मेंटर के होनी चाहिए। जैसे अगर हम किसी इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हैं तो वो इक्विपमेंट्स पर्टिकुलर किसी एक ही चीज़ के लिए काम में नहीं आना चाहिए, उसमें एक से अधिक चीज़ें भी उसके अंदर फर्मेंटेज की जा सकती है या उसमें बनाई जा सकती है। तो इस तरह का उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। फिर सातवां अगर पॉइंट हम देखें तो यहाँ पर बायोसेंसर की जो सहायता होती है उसकी सहायता से चेंजेस रेस्पिरेटरी जो होती है श्वसन दर के अंदर प्रोडक्ट इन चेंजेस कर दिया जाता है और प्रोडक्शन की जो क्वालिटी होती है उसको प्रोडक्शन का पता लग जाता है। और इसके लिए यहाँ पर तापरागी यानी कि थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो जैसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जैसे लैक्टोबैसिलस अरेबिनोसिस का उपयोग किया जाता है जो कि हाइड्रोजन हमें प्रदान करता है और विटामिन जो है वो प्रदान करता है, जिसे निकोटिनिक एसिड इसके द्वारा प्राप्त होता है। इसी तरह ई कोलाई इस्टीरिया कोलाई जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है और इसके द्वारा एल ग्लूमेट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस फैकेटिस जो होता है वो अमोनिया का प्रोडक्शन करता है, अमोनिया का निर्माण करता है और कंट्रोल करता है और आर्जिनिन का प्रोडक्शन करता है। यीस्ट सेल है वो ऑक्सीजन का निर्माण करती है और इसकी नाइस्टेन इसके द्वारा न्यू स्टेन का निर्माण किया जाता है। अभी हम यहाँ देखें तो बायोरिएक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स, इनका जो यूज़ होता है फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, जो फूड होता है उसका बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फर्मेंटेशन यानी किण्वन के लिए उसका उपयोग किया जाता है और वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए वेस्ट का उपयोग करके न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। हम यहाँ देखें तो ऑन द शेप ऑफ बेसिस जो बायोरिएक्टर्स होते हैं उनके आकार के आधार पर बायोरिएक्टर्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला हम देखें तो यहाँ पर टैबुलर टाइप के जो बायोरिएक्टर्स होते हैं उनकी क्वालिटी होती है कि उनके अंदर हाई एनर्जी की खपत होती है और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रिएक्टेंट्स के द्वारा इनहिबिटेड किए जाते हैं। मतलब जो भी अभिकारक होते हैं, किसी भी अभिक्रिया में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अभिकारक और उत्पाद। तो यहाँ पर जो अभिकारक होते हैं जो कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं उनका यहाँ पर इनहिबिशंस होता है टेबुलर वाले शेप वाले बायोरिएक्टर्स के अंदर। सेकंड जो बायोरिएक्टर्स होते हैं जैसे स्ट्रेटेड टैंक्स जो होते हैं वो सेकंड शेप के आधार पर स्ट्रेट टैंक बनवाए जाते हैं और इनके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखें कि जो इनके अंदर एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार की कंडीशंस को आप उनके अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट यानी कि जो ठोस है उसका उपयोग किया जाता है और यहाँ पर इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर्स यानी निश्चलित कोशिका विधि का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो जो बायोरिएक्टर्स हैं उनका किस तरह से उपयोग हम देखें तो बायोरिएक्टर्स फॉर डिफरेंट यूजेस, विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए हम बायोरिएक्टर्स का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें नंबर 1 पर तो आता है फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर्स। इस प्रकार के बायोरिएक्टर्स जो होते हैं उसमें एक से अधिक प्रकार की रासायनिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो ग्रैन्युलर यानी कि ठोस पदार्थ में से प्रभावित होता है और इस ठोस में से अनेक प्रकार के जो है उत्प्रेरक यानी कि इंड्यूसर्स होते हैं
और यहाँ पर जो रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया कर सकते हैं वो इस पोर प्लेट में से मूव करते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। और मूव करते हैं और इन प्लेट में से जिन्हें हम यहाँ पर इन प्लेटों को सॉलिड जो प्लेट्स होती है, पोरेटेड प्लेट्स होती है, उनको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, मतलब उसको फैलाने वाले। और वो इनमें से निकलने के बाद फ्लूइड को प्रभावित करते हैं और जो ठोस है वो वहीं रह जाता है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो अगर हम जब किसी केटली के अंदर चाय बनाते हैं तो चाय की जो छाना जाता है, तो छानने के बाद जो उसका कुछ पदार्थ शेष रह जाता है, उसका उपयोग हम उसको चलनी में से उस प्रोडक्ट को निकाल दिया जाता है, तो सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने का काम यहाँ पर करता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका दूसरा उपयोग हम यहाँ पर पेट्रोलियम उद्योग में देख सकते हैं। तो पेट्रोलियम जो होता है वो अपने आप में एक सेमी फ्लूइड अर्ध ठोस पदार्थ होता है, जिसको अगर हम गर्म करते हैं तो वो गर्म करने पर विभिन्न प्रकार की जो उसकी जो सेल्स होती हैं अलग अलग कोष्ठों के अंदर, जब टेम्परेचर होता है तो वो अलग अलग रेंज के ऊपर वो उस पेट्रोलियम पदार्थ से हम अलग अलग तरीके से, जैसे ईथर है, केरोसिन है, इनको हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर लास्ट के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ बचा है तो उसके अंदर ब्लैक काला गाढ़ा पदार्थ बच जाता है, जो कि किसी प्रकार का उपयोग में नहीं आता। और इसी के कारण हम जो सड़कें हैं, डामर है, उसका निर्माण इसमें इसका उपयोग करते हैं। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट का भी हम सड़कें बनाने के अंदर उपयोग में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इन्हीं को ही बायोरिएक्टर यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करने के लिए एक सेमी सॉलिड प्लेट होती है, पोरेटेड प्लेट होती है, जिससे कि अर्ध ठोस पदार्थ सेपरेट किया जाता है और लिक्विड पदार्थ जो है वो इसके अंदर मूव करता रहता है। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर फ्लूइडाइज्ड बेस्ड बेड रिएक्टर्स वर्क करता है। अगला जो रिएक्टर आता है वो है वायुयुक्त बायोरिएक्टर्स। वायुयुक्त बायोरिएक्टर्स जो होता है, ये जो दिखाया गया डायग्राम के अंदर है, ये है एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर्स। ये वायुयुक्त बायोरिएक्टर जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है और यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा हीट को दूर करने के लिए यहाँ पर कूलिंग मैनेजमेंट लिए कॉइल्स लगी होती है, जो कि आउटर इन्वायरमेंट के द्वारा एयरेशंस कर देती है। और एक्सटर्नल लिक्विड जो होता है वो सर्कुलर द्वारा भी यहाँ पर एयरेशन होता रहता है। इसको हम यहाँ पर देखें तो जो पुराने टाइप के जो फ्रिज हुआ करते थे उसके अंदर बाहर कूलिंग के लिए वायरिंग हुआ करती थी और इसी पैटर्न पर यह बना होता है, जैसे इस तरह से इसी पैटर्न पे ये बने होते हैं। तो इसको हम एयरलिफ्ट लूप वेसल्स कहते हैं, जिसके अंदर वायु ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और वो कूलिंग करने का काम करती है। थर्ड टाइप का जो है वो है मेम्ब्रेन रिएक्टर्स, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, जिसको मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स को इस बायोरिएक्टर्स के अंदर हम देखें तो ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। और इसके अंदर जो ये सेल्यूलर और एसिलेटेड द्वारा बना होता है और इसके अंदर जो है इसको यूज़ कर जो इंडस्ट्रियल होती है उसके इंडस्ट्रियल के जो वेस्ट होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वेस्ट को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किस मेथड पे काम करता है, तो हम इसको घरेलू एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे आरओ प्लांट होता है, तो आरओ प्लांट के अंदर जो वाटर वेस्ट होता है वो वाटर फॉर अंदर की ओर आरओ के अंदर सप्लाई होती है और जिसके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर है वो रिलीज़ होता रहता है। और अगर हम यहाँ पर मेम्ब्रेन्स देखें तो आरओ के अंदर जो फिल्टर्स लगे होते हैं उन फिल्टर के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन्स होती है, वो मेम्ब्रेन्स में से वाटर सप्लाई होती है और वो जो अनइसेंशियल वाटर के अंदर पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बाहर ट्रीटेड वाटर द्वारा रीयूज वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है और इसको पुनः उपयोग में लिया जाता है। इस तरह ये मेम्ब्रेनियस वाटर फिल्टर्स के रूप में यह काम करता है। अगला जो आ जाता है बायोरिएक्टर्स में आता है वो है फोटो बायोरिएक्टर्स। इस फोटो बायोरिएक्टर्स के अंदर जैसे हम अगर देखते हैं तो जो सोलर वाटर सिस्टम के लिए जिस तरह से प्लांट्स लगे होते हैं उसी तरह यहाँ पर अगर किसी एल्गी से बहुत सारा प्रोडक्शंस अगर हमें करवाना है तो यहाँ पर
शैवालों का उत्पादन करने के लिए इस तरह के बायोरिएक्टर्स का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर इन सोलर एरियाज़ के अंदर वो एल्गी जो होती है उसको इम्प्लांट किया जाता है और उसको हीट प्रदान कर दी जाती है, जिससे कि कारण ये बायोरिएक्टर्स इस फंक्शन पर काम करते हैं। इसे फोटो बायोरिएक्टर्स कहा जाता है, जो प्रकाश की तीव्रता के अनुसार यहाँ पर काम करते हैं। अगला जो बायोरिएक्टर्स होता है उसको धान संवर्धन बायोरिएक्टर्स कहते हैं। तो जैसे लार्ज स्केल फर्मेंटेशंस के और बैच कल्चर के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो अपस्ट्रीम कहलाता है, उच्च ऊर्ध्व प्रवाह क्रियाएं होती है, और दूसरी इसके अंदर अधो प्रवाह क्रियाएं होती है, डाउन स्ट्रीम रिएक्शंस होती है। जो ऊर्ध्व प्रवाह क्रियाएं होती है उसके अंदर जो दो प्रकार की रिएक्शंस हमको देखने को मिलती है, जिसके अंदर जो फर्मेंटेड जो प्रोडक्ट होता है उसको स्टोरेज किया जाता है, जैसे गेहूँ है, धान है, उसका उपयोग इसमें स्टोरेज के लिए करते हैं। दूसरी है कल्चर मीडियम और स्टेरिलाइजेशंस, यानी एसेप्टिक संवर्धन में हम असेप्टिक माध्यम का उपयोग करते हैं। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम यहाँ पर जो क्रियाएं होती है उसको अपस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर डाला जाता है। और दूसरी जो क्रियाएं होती है जिसके अंदर की प्रक्रिया नियंत्रण है, इस प्रक्रिया नियंत्रण के अंदर बायोरिएक्टर्स के अंदर जो डाउन स्ट्रीम के अंदर इन प्रक्रियाओं को पूरा कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो बायोरिएक्टर्स के अंदर जैसे जो हीट है उसको कंट्रोल करना, और जो प्रोडक्ट होता है उसको एक जगह इकट्ठा करना, जो वेस्ट है उसको अलग करना, इसी तरह जो हीट बायोरिएक्टर्स को कूलिंग का काम करना, और बायोरिएक्टर्स के अंदर एयरेशन का प्रदान करना। यहाँ पर कंप्रेसर के द्वारा बायोरिएक्टर्स के अंदर हवा प्रदान की जाती है, जिसके कि वो प्रोडक्ट है वो एक जैसा बनकर तैयार हो जाए, और फिर प्रोडक्ट तैयार हो जाता है और इसके साथ को प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर तैयार होता है। यानी कि जब हम किसी भी अभिक्रिया करते हैं किसी भी पदार्थ की, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के साथ साथ सह उत्पाद भी यानी को प्रोडक्ट्स भी हमें प्राप्त होता है। अगली जो प्रोडक्शन है हमारा वो है कंटिन्यूस कल्चर। हम जब किसी भी बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं तो हम उसके अंदर हमारा ये एम रहता है कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक है, उसके द्वारा वो अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है, और जितनी मात्रा में अभिकारक डाले जाते हैं उतनी ही मात्रा में प्रोडक्ट्स की प्राप्ति हो, और ये जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए। और इसका उपयोग हम जैसे एक साधारण तौर पर चलें कि जो सीमेंट प्लांट्स हैं, जैसे आटा पीसने वाली चक्की हैं, इस तरह से अगर हम इन बायोरिएक्टर्स को देखें तो इनका उपयोग हम कंटिन्यूस कर सकते हैं। अगली जो प्रक्रिया आती है उसको हम निश्चलन या इमोबिलाइजेशन कहते हैं। इमोबिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम जब किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर जैसे किसी प्लांट के अंदर प्लांटलेट्स को हमने डेवलप किया, और प्लांटलेट्स को किसी सॉल्यूशंस के अंदर डेवलप किया, उससे प्लांटलेट से बनने वाले जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है उसको किसी कल्चर मीडियम में प्राप्त करने के लिए हमें जैसे जैसे प्लांट की जो स्टेजेस होती है उसके अंदर प्लांट की जो कल्चर मीडियम है उसको हम मोबिलाइज़ करते रहते हैं, और मोबिलाइज़ करने के बाद उस कल्चर मीडियम के अंदर प्लांट के द्वारा सिक्रीट प्रोडक्ट्स को है वो रिलीज़ किए जाते हैं, बार बार चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए प्लांट का प्रोडक्शन हमें प्राप्त होता रहता है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको हम इमोबिलाइज या निश्चलन प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्रोज या जिलेटिन का हम सॉल्यूशन यूज़ किया है मीडियम में, संवर्धन माध्यम में, और इसके अंदर कैल्शियम एल्जिनेट का उपयोग किया साथ में, ठीक है। फिर हमने इसके साथ मीट करके इसको यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर इस तरह से हमने कॉलोनी को डेवलप किया, और ये जो हमें बने हैं ये प्लांटलेट्स बने हैं, यानी पादपक का निर्माण होगा जिसकी रूट और शूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, और प्लांटलेट्स के द्वारा यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो सेपरेशंस प्रोसेस हैं, सेपरेशन प्रोसेस के द्वारा जो है वो प्रोडक्ट्स जो है सॉल्यूशन जो है वो मीडियम जो है कल्चर मीडियम वो मोबिलाइज करता रहता है, जिससे कि सॉल्यूशन कल्चर मीडियम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज़ होते रहते हैं, और हम उन प्रोडक्ट्स को प्राप्त करते रहते हैं। इस तरह की प्रोसेस होती है, उसको हम निश्चलन कहते हैं। अब हम देखें तो यहाँ पर इसका यूज़ क्या क्या है। तो यहाँ पर ये
किसी तरह का कंटेमिनेशन यानी संदूषण होने का इसमें कोई खतरा नहीं रहता है, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है, जो मीडियम जो होता है वो चेंजेस होता रहता है और उसके अंदर प्रोडक्ट्स की मात्रा इसके अंदर रिलीज़ होती रहती है और हमें प्रोडक्ट्स बार बार प्राप्त होता रहता है। दूसरा है कि यहाँ पर जो सेल होता है वो सेफ़ रहती है, कोशिकाएं जो होती है वो सुरक्षित रहती है और उनको नष्ट होने के चांसेस उसके अंदर नहीं रहता है। तीसरा होता है जो यहाँ पर जो सेल है उसमें क्लस्टर या गुच्छे की जो शेप है वो साइज़ कंट्रोल रहती है, क्योंकि उसको अंदर एक किसी प्लेट या पोर के अंदर उसको फिक्स किया जाता है। चौथी बात इसके अंदर देखें तो जो सेल्यूलर वेस्ट होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, उसको निकालते रहते हैं और जिससे वो फ्रेश रहती है। चौथा है उसके अंदर सेल के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है हमें ईजीली। अगली चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे, चौथी जो पॉइंट है उसको कि एलिसिटर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर एलिसिटर को देखें तो एलिसिटर एक तरह का वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है, जो द्वितीयक उत्पाद है, जो कि किसी भी प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन का कार्य कुछ कंपाउंड्स द्वारा इसका उत्पाद होता है सेकेंडरी प्रोडक्ट्स का, और उन्हीं सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एलिसिटर कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को यहाँ पर एलिसिटेशन कहते हैं। हम यहाँ पर इस प्रोसेस को हम एलिसिटेशन कहते हैं। इसको हम दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बायोटिक, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की जो लिविंग बींग्स होती है, कोशिकाएं, वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स का निर्माण करती हैं। उन कोशिकाओं के अंदर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। दूसरा एबायोटिक एलिसिटर्स, जिसके अंदर जो अजैविक तत्व होते हैं उन तत्वों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सेकेंडरी प्रोडक्ट्स का निर्माण यहाँ पर होता है। अब हम यहाँ देखें जो आंतरिक तौर पर प्लांट्स के इंटरनल भाग में जो प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है वो इंडोजीनियस एलिसिटर्स होते हैं। जैसे प्लांट सेल के द्वारा इनको प्रोड्यूस किया जाता है और सेल वॉल के ये पॉलीसेकेराइड्स फॉर्म में, जैसे पैक्टीन है, पैक्टिक एसिड्स है और सेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोनिक एसिड्स के रूप में ये स्टोर होते हैं। अगर हम एक्सोजीनियस प्रोडक्ट्स को देखें तो एक्सोजीनियस जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और ये सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे काइटिन है, कीटोसेन है, ये एलिसिटर के द्वारा ये सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स का प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। और इनको कल्चर करने के लिए हम यहाँ पर 50 से कल्चर करके हम लगभग जो इनकी मात्रा है वो 50 से लेकर हम 250 ग्राम तक पर लीटर इनका प्रोडक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं। और उस प्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पर जैसे कीटोसेन का उपयोग किया जाता है, तो हम इनका जो उत्पादन होता है उन्हीं पदार्थों को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पर मोरिंडा सिट्रीफोलिया है, उसको अगर हम 24 घंटे के लिए कल्चर करें तो वो पैक्टिन का प्रोडक्शन करने लगता है और उसके अंदर जो है एंथोक्विनोन अगर हम ऐड कर दें तो ये जो एंथोक्विनोन है उसका प्रोडक्शन है, ये तरह का जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है और इसका प्रोडक्शन है वो 5 से 6 गुना तक बढ़ जाता है। इसी तरह जो तंबाकू के पौधे के अंदर जो रूट्स होती हैं उसके अंदर हम एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस ऐड कर दें तो कल्चर मीडिया के अंदर, तो उसका प्रोडक्शन लगभग 3 से 4 गुना उसके अंदर रूट का फॉर्मेशन होने लगता है। इन सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्शन होता है उसमें ग्रोथ प्लांट्स की हाई होती है और प्रोडक्शन भी हाई होता है। तो यहाँ पर देखें तो सेकंड पॉइंट के अंदर जिसमें रूट से जो केमिकल्स का कल्चर करते समय यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए तो किसी भी कल्चर मीडियम के अंदर जब हम किसी प्लांटलेट्स को डेवलप करते हैं तो उस प्लांटलेट्स के अंदर जो प्रोडक्ट का सिक्रीशन होता है यहाँ पे सिक्रीट करते हैं उसको, जैसे लिथोस्पर्मा, उसके अंदर अगर उसके द्वारा 20% शिकोगिन का प्रोडक्शन होता है, सिक्रीशन होता है, उत्पादित होता है। और अगर उसी प्लांटलेट्स के अंदर हम कट लगा दें, चीरा लगा दें, तो रूट के अंदर जो चीरा लगाने के बाद एक कैलक्स उसके ऊपर सेल के अंदर रूट के ऊपर चारों तरफ कैलक्स कोशिकाओं का समूह इकट्ठा हो जाता है और ये कोशिकाओं का समूह जो है वो रीजनरेट करने का यानी कि पुनर्जनित करने का काम करता है और ये ट्रोपोफिन या एल्किलॉइड्स का इसके अंदर सिक्रीशन होने लगता है और ये प्रोडक्शन का काम करते हैं।
तो अब हम यहाँ पर देखें तो प्रोडक्शन ऑफ बायो एक्टिव मेटाबॉलिक, जैव सक्रिय उपापचयों का किस प्रकार से उत्पादन होता है। तो हम यहाँ देखें, सबसे पहले देखें तो आर्टिफिशियल कल्चर करने के लिए हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स मेटाबॉलिक जो होता है उसका जो लक्ष्य होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस का कार्य करते हैं ये, और प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इनको हम प्राथमिक उत्पाद या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कार्बन और एनर्जी दोनों ही मिलकर एक स्पेशल वर्क करते हैं, और जिसके द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण होता है, जैसे डाई है, गोंद है, रबड़ है, इनका निर्माण इनके द्वारा एक्स्ट्रा होता है, जिसे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। किसी भी कल्चर मीडियम के अंदर हम इनको दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे पहला है ट्रोपोफेज। ट्रोपोफेज के अंदर जो सिक्रीशन होता है उसके अंदर प्राइमरी प्रोडक्ट्स का सिक्रीशन होता है, और सिक्रीट करके प्रोडक्ट्स का सिक्रीट करते हैं। उसकी जो सेकेंडरी स्टेज होती है उसको हम आइडियोफेज कहते हैं। इसके अंदर जैसे विटामिन्स है, विटामिन ए है, बी है। जैसे विटामिन ए का जो सिक्रीशन है वो कैरोटीन्स, ये ब्लैकेरिया ट्राइकोस्पोरा, ब्लैकेरिया ट्राइकोस्पोरा के अंदर होता है। विटामिन B2 है, ये राइबोफ्लेविन है, इसके अंदर जो है एस्बिया गोसिपाई बैक्टीरिया के अंदर इसका उपयोग, इसका सिक्रीशन होता है। राइबोफ्लेविन की प्राप्ति हम B12 की प्राप्ति इस तरह कर सकते हैं, विटामिन ए की प्राप्ति हम इस तरह से कर सकते हैं, कल्चर करके, इनको बैक्टीरिया को कल्चर करके। इसी तरह जो विटामिन B12 है, जैसे इसके द्वारा निकोटिन एसिड जो है वो सुडोमोनास डिजिटेरा के द्वारा ये हमें निकोटिक एसिड्स प्राप्त होता है। विटामिन सी है, ये सार्बोज होता है, और इसके अंदर जो है वो ग्लाइकेनोबैक्टर्स ऑक्सोजिनेज इसके द्वारा उत्पादित होता है विटामिन सी। अब हम यहाँ पे देखें तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, जैसे कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड तो यहाँ पर मैलिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड है, और एस्परजिलस नाइगर के द्वारा ये प्रोडक्शन होते हैं, और जैसे सिट्रिक अम्ल का ये प्रोडक्शन उत्पादन करने का काम करते हैं। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर सिट्रिक एसिड है जो नेचर रूप में पाया जाता है, और नेचर रूप से बहुत अधिक मात्रा में सिट्रिक एसिड की प्राप्ति करने के लिए आर्टिफिशियल तौर पे इनका उपयोग किया जाता है, बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। और इसी तरह जो अल्कोहल है उसकी प्राप्ति करने के लिए यीस्ट है, एस्परजिलस है, और क्लोस्ट्रीडियम वेंट्रिकुलाई है, अल्कोहल है, उसका प्रोडक्शन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर टाइप्स के जो एल्केलाइड्स होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे फिनॉल्स है, एल्केलॉइड्स है, स्टेरॉइड्स है। इन प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम द्वितीयक उत्पाद कहते हैं। इनकी विशेषताएं देखें तो जो ये एल्केलाइड्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इसके अंदर जो ऑक्सीडेशंस होता है ये एक तरह का ऑक्सीडेशंस का काम करते हैं, और ये इनके अंदर नाइट्रोजन रिंग पाई जाती है, नाइट्रोजन के साथ ऐड होते हैं, और ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। और जैसे एग्जांपल तौर पे देखें तो हम ये कॉल्चिसिन्स जो है वो पाइपरीन, ये इसके एक तरीके से एल्कोलाइड्स होते हैं। सेकंड देखें तो हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन दृष्टि से देखें तो फिनाइल एलेलीन एक तरीके का एमिनो एसिड्स से संश्लेषित एल्केलाइड्स प्राप्त किए जाते हैं, जैसे एफिड्रीन है, सूडो एफिड्रीन है, टैक्सीन है। ये टैक्सीन जो है वो मांसपेशियों में पाई जाने वाली जो जकड़न होती है उसको दूर करने का काम करता है। इसी तरह जो दूसरा एल्केलाइड्स है जैसे पायरोलिडीन है, पाइपेविरिडीन है, पायरिडीन है। ये पायरिडीन जो है वो तंबाकू से प्राप्त किया जाता है और ट्राइग्लोनोलेनिन के रूप में प्राप्त होता है। और इसी तरह ट्रोपेन जो एल्केलाइड्स हैं ये सोलेनेसी जो फैमिली होती है उसके अंदर ट्रोपिन या हायोसिन के रूप में प्राप्त होते हैं एल्केलाइड्स। इसी तरह हम यहाँ देखें तो जो चौथे नंबर पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्विनोलिजिडीन और पायरोलिजिडीन, इन दोनों को हम यहाँ पर जिस फैमिली से प्राप्त करते हैं वो एस्ट्रेसी और बेरेगेनेसी फैमिली से इनको
प्राप्त किया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इसके अलावा जो फैबेसी फैमिली के जो जीनस जैसे ल्यूपिन्स में ये प्रेजेंट्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो ज़्यादातर प्लांट की जो रूट्स होती हैं, स्टेम होता है या लीफ है या फ्रूट्स हैं, इनके द्वारा ज़्यादातर ये जो छाल है उनके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, लेकिन ये अप्रदर्शित अवस्था के रहते हैं, इसलिए इसको किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के अंदर इनको हम लैब के अंदर विभिन्न तरीके से इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अगला एल्केलाइड्स देखें तो यह है क्यूनोलिन। क्यूनोलिन यह हमें सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है और ये मलेरिया रोग के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसी तरह जो इंडोल है, इसको हम यहाँ पर एल्केलाइड्स को हम यहाँ पर एपोसाइनेसी और रूबिएसी फैमिली से ये प्राप्त होते हैं। फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं और ये ट्रिप्टोएमिन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे रेसोप्रीन, ये है, ये रेसोप्रीन जो एल्केलाइड्स है ये सर्पगंधा से हमें प्राप्त होता है, सर्पेंटाइन। नेक्स्ट जो एल्केलाइड्स है वो है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स जो है एक प्रकार के वाटर में अनसॉल्युबल अघुलनशील पदार्थ होते हैं और इनके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम्स पाया जाता है और इनका उपयोग जो है वो यूज़ फॉर प्लांट ग्रोथ, पादप की वृद्धि के लिए इनका उपयोग किया जाता है टर्पिनॉइड्स का। इसके अंदर हम देखें तो टर्पिनॉइड्स जो है ना, जैसे जिब्रेलिन है, ये डाइटर्पिनॉइड्स की तरह काम करते हैं और ये डाइटर्पिनॉइड्स के रूप में वर्क करके ये इनको हार्मोन्स कहा जाता है उस समय। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें जो कैरोटिनॉइड्स हैं, ये टेट्राटर्पिनॉइड्स के रूप में वर्क करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और टिश्यू की जो प्रोटेक्शन है वो उनका काम इनके द्वारा किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और टिश्यू के रक्षा के तो इनका काम किया जाता है कैरोटिनॉइड्स के द्वारा। नेक्स्ट जो है वो मोनोटर्पीन्स जो होते हैं और मोनोटर्पीन्स से और सेस्योटर्पीन्स, ये इनका उपयोग इनके अंदर जो है वो स्मेल या गंध के रूप में ये प्राप्त होते हैं। जैसे नींबू है, पेपरमेंट है, इनके अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं। और ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं और टर्पिनॉइड्स होते हैं और शुगर, ये मिलकर ये ग्लाइकोसाइड्स कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम सैपोनिन कहते हैं। और ये जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं और वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन और ये जो है वो डिटर्जेंट की तरह काम करते हैं, वर्क्स एज डिटर्जेंट। अगला हम यहाँ पर देखें तो जो एल्कोलाइड्स है वो थर्ड है, वो है फिनोलिक्स। तो फिनोलिक्स है जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसके द्वारा सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पर डिज़ोल्व इन कार्बोनिल, ये कार्बोनिल के अंदर सॉल्वेंट के अंदर घुलनशील होते हैं और ये किसी दूसरी प्लांट की ग्रोथ पर नेगेटिवली इफेक्ट डालने के लिए प्रभाव डालते हैं। और प्लांट की ग्रोथ पर जब ये नेगेटिव प्रभाव डालते हैं तो हम उस इफ़ेक्ट को हम यहाँ पर उसको एलिलोपैथी कहते हैं। यानी कि जब कोई प्लांट दूसरी प्लांट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, उसकी ग्रोथ को प्रभावित करता है या इनहिबिट करता है, तो उसी से हम उस जो इफ़ेक्ट होता है उसको हम एलिलोपैथी कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है अगर फिनोल्स है उसके अंदर लिग्रीन देखें तो ये प्रोपेनॉइड्स के जो हैं डेरिवेटिव्स होते हैं, बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, तो ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और फ्लेविनोइड्स होते हैं, इनका उपयोग है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसी तरह आइसोफ्लेविनोइड्स होते हैं, ये प्लांट्स की जो रोगों से रक्षा करने का काम आइसोफ्लेविनोइड्स के द्वारा किया जाता है। इसी तरह एंथोसाइनिन जो होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वो रंगीन फूलों के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। टैनिन है, ये टैनिन जो है वो चर्म शोधन का काम इनके द्वारा किया जाता है, इसका उपयोग हम चर्म शोधन में करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं उनको हम किसी भी प्लांट से किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, तो उसके सेपरेट करने की कौन कौन सी विधियाँ होती है। तो सबसे पहले हम देखें तो पायरिबिडीन जो होते हैं, एल्कोलॉइड्स होते हैं, वो येलो ग्रीन कलर का होता है और इसके द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रदीप्ति या स्फुरिदीप्ति उत्पन्न की जाती है, जिसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। प्रदीप्ति उत्पन्न की जाती है और उसका उपयोग प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। उसका उपयोग जो है हम फ्लोरेसेंट्स माइक्रोस्कोप बनाने के लिए अंदर इसका उपयोग, इस प्रतिदीप्ति का उपयोग
करते हैं। और सूक्ष्म मिति यानी माइक्रोमेट्री जो होती है, ये माइक्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो सेल होती है उसका मेज़रमेंट किया जाता है। वो उसकी एक यूनिट है, ये किसी भी कोशिका के मापन की एक इकाई है जिसे हम माइक्रोमेट्री कहते हैं। और जिसके अंदर जो ऑक्यूलर व स्टेज माइक्रोमेट्री का उपयोग किया जाता है, और जिससे भी सेल का जो सिलेक्शन किया जाता है, चयन किया जाता है, वो प्रोडक्शन की इंक्रीज़ कर सकती है, जिससे इसके द्वारा यहाँ पर उस सेल का चयन किया जाता है जो कि प्रोडक्शन करने का काम करती है। यहाँ पर सेल का सिलेक्शन हम जैसे जब हम किसी प्लांट का कल्चर कर रहे होते हैं तो उस कल्चर के अंदर सेल का जो कैलेक्स बनता है, उस कैलेक्स के अंदर जो सेल डेवलप कर रही होती है उसका सिलेक्शन करके फिर उस सेल को डेवलप किया जाता है। तो इसके द्वारा हम इस टेक्निक के द्वारा हम उस कल्चर कर रही हुई सेल को हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा है कोशिका विभाजन। तो ये कोशिका विभाजन जो है वो वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट्स होता है। उसके अंदर उत्तक समांगीकरण यानी खरल द्वारा और डाउन समांगीकरण यानी कि कांच की खरल के द्वारा इसके अंदर कोशिका विभाजन प्रेरित किया जा सकता है। और इसके अंदर रासायनिक विधि के द्वारा देखें तो रासायनिक विधि के अंदर देखें तो हम सेंट्रीफ्यूगेशंस के अंदर सेडिमेंटेशंस करके हम सहसंबंध गुणांक कोएफिशिएंट गुणांक को उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखें कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो प्रोडक्शन होता है उसको हम हाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें जो एग्जांपल जैसे एंथोसाइनिन पिगमेंट्स होता है, उसका संश्लेषण प्राकृतिक रूप से अत्यंत बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन उसका बहुत अधिक प्रोडक्शन करने के लिए, विकसित करने के लिए हम जैसे प्रकाश है उसको कल्चर मीडियम में फोटोडिप्टी का उपयोग करते हैं, जिससे कि एंथोसाइनिन का संश्लेषण प्रकाश की मात्रा बढ़ाने से एंथोसाइनिन पिगमेंट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसी तरह टेम्परेचर है वो भी एक्सप्लांट के अंदर इम्प्रूव करने के अंदर प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसी तरह पीएच और एयरेशन, जब किसी कल्चर मीडियम के अंदर हम लाइट और टेम्परेचर और रोलर शेकर विडोलक के ऊपर इस कल्चर मीडियम को हम रख देते हैं प्लांटलेट्स को, और उसको बार बार विडोलक की सहायता से उसको हिलाया जाता है, तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं उनके मर्ज होकर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के चांसेस उसके अंदर बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट आता है न्यूट्रिएंट्स कंटेंट। तो हम किसी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन हम कल्चर मीडियम के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वो सुक्रोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है और शुगर, इनको हम यूज़ करें। इसके अलावा नाइट्रोजन जैसे नाइट्रेट है, अमोनिया, एमिनो एसिड्स का उपयोग इसके अंदर कर सकते हैं। फास्फेट जो है वो एनर्जी प्रदान करता है प्रोडक्शन के अंदर, और जिसके अंदर जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको रेगुलेटर करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा 2,4-D का उपयोग ऑक्सीन्स हार्मोन्स जो है वो इंक्रीज़ कर देता है प्रोडक्शन की रेट को, और पूर्ववर्ती पदार्थ जैसे प्रिकर्सर पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर इंटरमीडिएट रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ हम अगर टेक्निक को देखें तो जैसे टायरोसिन एमिनो एसिड्स है उससे डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल की प्राप्ति होती है। जैसे एनिलीन है उससे ब्लास्टिन या कैंसरोधी मेडिसिन की हमें प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह जो वनीला प्लांट है वो एक प्रकार का सुवासक यानी फ्लेवर देने वाला प्लांट है, जिसका उपयोग जो हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे फेरुलिक एसिड्स का प्रोडक्शन करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनका प्रोडक्शन, उनके अंदर भी प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाता है हाइब्रिड प्लांट्स का उपयोग करके। इसी तरह जो एक्सप्लांट होते हैं उसका प्लांट का सिलेक्शन करते समय हम उसके जो उस भाग का सिलेक्शन करते हैं जिसके अंदर बहुत अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे रूट्स हैं, उसका उपयोग एक्सप्लांट के फॉर्म में करते हैं। जैसे अगर आप उसको समझना चाहते हो तो जैसे टिश्यू कल्चर है, तो टिश्यू कल्चर के अंदर हम इस एक्सप्लांट टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। तो कल्चर मीडियम के अंदर किसी भी संवर्धन माध्यम के अंदर जब हम किसी भी एक्सप्लांट का जब डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर कैलेक्स का निर्माण होता है, यानी कोशिकाओं का समूह का निर्माण होता है। उसमें से
कोशिकाओं में जिस कोशिका के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है उस कोशिका का सिलेक्शन किया जाता है और ये एंथोसायनिन पिगमेंट के द्वारा ये कलर्ड होता है, इसके कारण उन कोशिकाओं का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। और फिर बिनब्लास्टिन व बिनक्रिस्टिन ये एक प्रकार की कैंसर रोधी औषधि हमें प्राप्त हो जाती हैं। और इसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्लांट होता है उसके जो स्टेम है, लीफ है, रूट है, फ्रूट है, सीड है, उसका जो है उसका पाउडर बना लिया जाता है और पाउडर बनाकर उसको अल्कोहलिक सॉल्यूशंस के अंदर लगभग 1 से 3 घंटे के लिए उसको रख दिया जाता है। और सॉक्सलेट जो अपैरेटस होता है उसके अंदर पश्चवातन संघनन की क्रिया के द्वारा यहाँ पर सांद्र घनित्र के अंदर इसको डाला जाता है और H2SO4 जलीय परित पर क्लोरोफॉर्म के द्वारा इसको विलगन करते हैं। तब इसकी pH जो है वो pH लगभग 9 से 10 के बीच के अंदर इसकी pH रखी जाती है और इसके अंदर जो अमोनिया है वो कल्चर मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर इसका ड्राइशन यानी इसको सुखाया जाता है। फिर इसके जो विलायक सिस्टम होता है यानी कि घुलनशील पदार्थ के जो होता है सॉल्यूशन के अंदर जो कल्चर मीडियम होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, जैसे टाइलुइन या 4:3 के फॉर्म में एथाइल एसीटेट वो 4:3 के एसिड में डाला जाता है और ड्रैगन ड्राफ्ट नारंगी रंग हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर TLC या GLC या HPLC क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्यूरिफिकेशन करके हम इसकी कॉलोनी को UV रेज के अंदर देखें तो यह कैथरेंथस रेजिसिएसी के अंदर हमें ये प्राप्त हो जाता है। इसी तरह जो इफिड्रा प्लांट होता है उसी इफिड्रा के अंदर जो इफिड्रिन प्राप्त का सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनता है और इससे इफिड्रिन प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर फेनिल एनिन वो लगभग 0.1 नैनोमीटर की रेंज में ऐड कर देते हैं तो एफिड्रिन का प्रोडक्शन है वो हाई हो जाता है। इसी तरह जो अगर हम यहाँ पर कंडीशंस देखें तो कंडीशंस कौन कौन सी इफ़ेक्ट करती है प्रोडक्शन को, तो कल्चर मीडियम के अंदर लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फेट और उसके प्रिकर्सर्स जैसे जिब्रेलिन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन्स और कार्बनिक एसिड जैसे कैसीन्स, हाइड्रोलाइड्स और कोकोनट मिल्क जो होता है वो एक प्रकार से कल्चर मीडियम की तरह यूज़ किया जाता है और यीस्ट सेल को कल्चर मीडियम के अंदर डाला जाता है जिससे कि प्लांट की जो ग्रोथ रेट होती है, प्लांटलेट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं और उनके द्वारा जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पदार्थों का सिक्रीशन किया जाता है। प्लांट्स की जो वॉक्यूल्स होती है इसके अंदर इनका स्टोर होने लग जाता है और इस स्टोरेज को हम यहाँ पर UV रेज का उपयोग करके हम इसको इन प्रोडक्ट्स के सिक्रीशन की जो रेट ऑफ क्वालिटी होती है उनको हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्राई का जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उसके अंदर स्टीरॉइड्स है और स्टीरॉइड्स है एक प्रकार के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। स्टीरॉइड्स का यूज जो है वो स्टीरोल, सेपोनिन एक प्रकार का जो है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है वो जीवन रक्षी दवाएं बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये सेपोनिन, ये सॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील होता है। अल्कोहल में इसका एक्सट्रैक्ट हमें प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर हम देखें तो हम किस तरह से सेपोनिन का प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं। तो जो प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प है उसका एक शुष्क चूर्ण बना लिया जाता है और उसको लगभग 70% जो एथेनॉल होता है C2H5OH के अंदर लगभग 10 मिनट तक इसको पश्च प्रवाही संघनन यानी कि पीछे की ओर से फ्लो होने वाला कल्चर मीडियम उसके अंदर उसको रखा जाता है और फिर HPLC या GCLC या TLC टेक्निक के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और विलायक के अंदर जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर ब्यूटेनॉल और एसिटिक एसिड और जल की मात्रा को हम 4:1:3 की मात्रा में रखते हैं जिससे कि जो प्रोडक्ट है उसका सिक्रीशन अधिक हो जाता है और इस प्रोडक्शन को हम UV रेज के अंदर देख कर इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर डायोजेनिन या कार्टिकोस्टेरॉइड्स और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसके संश्लेषण में ये हमें डिस्कोरा स्पीशीज से ये प्राप्त होते हैं जो कि एक प्रकार का
मोनोकॉट है। इसका प्रोडक्शन जो है वो एडिनेट सल्फेट यानी 15 मिलीग्राम पर लीटर या NaA 0.1 मिलीग्राम पर लीटर का यूज़ करके इसके प्रोडक्शन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डिजिलेटस जो स्पीसीज है उसके अंदर जो लीफ होती है उसमें डिजिटॉक्सिन्स पाया जाता है। ये भी एल्कलाइड्स है। डिजॉक्सिन जो एल्कलाइड्स है उसके अंदर हम यहाँ पर लिथोस्पर्मम, एरिथ्रोराइजोन और लिथोस्पर्म ऑफिसिनेल का उपयोग करते हैं। ये प्योर प्रोडक्ट्स होते हैं शिकोगिन का प्रोडक्शन करने के लिए। तो शिकोगिन के 3 से 4 साल का जो बोरोजिनेसी फैमिली के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर 3 से 4 साल के अंदर प्रोडक्शन के समय इसको टाइम लगता है। तो यहाँ पर शिकोगिन का प्रोडक्शन करने के लिए हम एक्सप्लांट को लो कल्चर मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और इसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट और IAA और ऑक्सीजन्स को ऐड कर देते हैं, जिससे कि जो शिकोगिन होते हैं उसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हमको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम स्टेजेस देखें तो शिकोगिन की प्रोडक्शन की, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हम कल्चर मीडियम को मीडियम 18 भाग पर रखा जाता है, जिसके अंदर जो mg जो होता है वो 5 मीडियम पर कल्चर करते हैं, मेगा कल्चर। और कल्चर में जो कलर सेल्स होती हैं उनको हम आइसोलेटेड कर देते हैं। फिर उस कल्चर मीडियम को हम कल्चर मीडियम जो होता है वो 5 पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके अंदर 5 से ये 9 mg के ऊपर कल्चर मीडियम पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसके अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो ppm पर रखी जाती है। और इसके अंदर जो है MS मीडियम जो है 2 लीटर्स का टैंक फर्स्ट डे होता है। फिर उसे 9 डेज़ के बाद 10वें दिन 14 डेज़ के लिए रखा जाता है उस टैंक के अंदर, जो कि 750 लीटर का टैंक होता है। प्रोडक्शन टैंक के अंदर हम चेंजेस करते रहते हैं और एक्सट्रैक्ट जो है उसको प्राप्त करते हैं और जो रेट है वो प्रोडक्शन की हाई होती है। जैसा कि इसको पूरे प्रोसेस को आप यहाँ डायग्राम में देखकर समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज है डायग्राम में, फर्स्ट स्टेज में देखिए जैसे यहाँ पर mg5 लिखा है मीडियम। इस 5 मीडियम के अंदर जो ये mg18 लिखा गया है, इस mg18 के अंदर जो है जो एक प्रकार की स्टेन है जो कि लिथोस्पर्मम की प्रोडक्शन करने वाली स्टेन है, जिसको कल्चर मीडियम में रखा जाता है। और कल्चर मीडियम के अंदर शिकोगिन का इस स्टेज के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता है। जो सेल्स होती हैं वो कलरलेस होती है। फिर जो सेकंड स्टेज है उस सेकंड स्टेज के अंदर जो है mg5 मीडियम के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ पर mg5 को कल्चर माध्यम में जो संवर्धित कोशिकाएँ होती है उसको mg9 मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ट्रांसफ़र करने के बाद जो हम देखते हैं कि जो लिक्विड मीडियम होता है उसके अंदर जो शिकोगिन होता है उसका प्रोडक्शन के लिए ये थोड़ा थोड़ा फेवरेबल होने लगता है। और शिकोगिन जो होता है उसका प्रोडक्शन जो है उसको ये डिपेंड करता है उसकी सेल की डेंसिटी और कल्चर मीडियम की जो कंसंट्रेशन होती है उसको यहाँ पर रेट ऑफ कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया जाता है। और रेट ऑफ कंसंट्रेशन को दुगना करने के कारण इसको इम्प्रूव कर दिया जाता है। और यहाँ पर डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन होती है उसकी कंसंट्रेशन को भी यहाँ पर चेंज किया जाता है। जो कंसंट्रेशन होती है उसको 6.4 से लेकर 6.0 ppm तक कर दिया जाता है। और इसी कारण यहाँ पर जो कल्चर होता है ये स्टॉक कल्चर की जो कोशिकाएं होती है वो जार फर्मेंटेशन में डाल देते हैं। और जार फर्मेंटेशन में डालने से जो फर्स्ट टैंक होता है वो लगभग 200 लीटर का होता है। और 200 लीटर का होने पर यहाँ पर ये mg5 में माध्यम में डालकर इसे 9 दिन के लिए इसके अंदर छोड़ दिया जाता है, इंक्यूबेट करते हैं। फिर ये 10वें दिन इसको निकाला जाता है यहाँ से, और 10वें दिन निकाल कर इसको फिर फिल्टर एपेरेटस के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर प्रोडक्शन जो मीडियम होता है उसको इस प्रोडक्शन मीडियम टैंक के अंदर इसको डाला जाता है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन मीडियम टैंक है उसके अंदर इसको डाला जाता है। और प्रोडक्शन मीडियम में इसको डालने से ये सेकेंडरी टैंक में अंदर लगभग 750 लीटर का होता है। इसके बाद में कोशिकाओं को लगभग 14 दिन तक इसके लिए इसके अंदर रखा जाता है। और 14 दिन तक इसके अंदर रखने पर इसके बाद में कोशिकाओं में इंक्यूबेट करने के लिए इसको छोड़ देते हैं। और
यहाँ पर जो छनित्र पात्र है उसमें से रंगीन कोशिकाओं को जो है वो हम आइसोलेटेड कर लेते हैं और इन कोशिकाओं को हम एक्सट्रैक्ट करके इनसे हम एनहेक्सिन्स यानी 2% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स को इससे जल से अपघटित कराते हैं और प्योर शिकोगिन को हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हम इस डायग्राम के अंदर ये देख सकते हैं कि देखिए हम किस तरह से किसी प्लांट को कल्चर मीडियम पर कल्चर करवाते। तो किसी भी प्लांट का हमने नवांकुर लिया जो कि वायरस फ्री प्लांट होता है, वायरस फ्री प्लांट होता है, जिसको हम किसी कल्चर मीडियम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद इसके अंदर धीरे धीरे कैलस का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी मास ऑफ सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। और फिर हम कल्चर मीडियम के अंदर जो सेल की ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को हम यहाँ पर हम देख देते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जो वर्णी क्षेत्रों का चयन कर लेते हैं, जिनके अंदर मतलब कलर का निर्माण होने लग जाता है, कलरफुल सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है और जो सेल्स होती है वो ग्रोथ करने लगती है, बाकी की जो सेल्स होती है वो डेड हो जाती हैं। इनको जो सेल्स होती है उनका सिलेक्शन करके हम यहाँ पर फिर से एक नए कल्चर मीडियम के ऊपर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और यहाँ पर उन कोशिकाओं की हम ग्रोथ करवाते हैं। ग्रोथ करवाने के बाद हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कल्चर प्रोडक्ट्स होता है वो सिक्रीट होने लग जाता है। प्रोडक्ट्स है वो सिक्रीट होने के बाद उस प्रोडक्ट की प्राप्ति हम उसको सॉल्यूशन कल्चर मीडियम को हम उसे सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करने पर उसको विभिन्न प्रकार की, जैसे उसकी पीएच बैलेंस की जाती है, यहाँ पर टेम्परेचर उसका मेंटेन किया जाता है और उसके अंदर जो एरेशन होती है उसकी भी बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ पर उसको प्यूरीफाई करके और उस प्रोडक्ट की हम प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस तरह से किसी भी प्लांटलेट्स को लैब के अंदर डेवलप करवाकर उसके द्वारा जो प्रोडक्ट्स है उसका सिक्रीशन करने के लिए उस प्लांटलेट्स के द्वारा सिक्रीट प्रोडक्ट्स को कल्चर मीडियम पर लेकर उस कल्चर मीडियम को फिर से पुनः रिकल्चर करके हम उसको उससे द्वारा सिक्रीट होने वाले प्लांटलेट्स के द्वारा सिक्रीट होने वाले प्रोडक्ट्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसका उपयोग जो हम विभिन्न प्रकार की जो फूड प्रोडक्ट्स है और मेडिसिन्स है उसका उपयोग करने के लिए उसका कल्चर करते हैं। इस तरह हमने यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को यहाँ पर डिटेल से पढ़ा है।